आजकल आवाम 3 सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए बहुत बेचैन है और वो पहला ये है कि इन्फ्लेटेड बिल्स का ज़िम्मेदार कौन है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेटेड बिल्स में उस तबके को रिलीफ प्रोवाइड करे जो तबका पिसा हुआ तबका है, जो तबका लोएस्ट स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी पे। और तीसरा सवाल ये है कि जो इक़दामात निगरान गवर्नमेंट और उनके साथ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ले रही हैं, क्या इससे पाकिस्तान में सस्टेनेबल ग्रोथ को रिवाइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इन सवालात के जवाब इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो जनाब, इसका ज़िम्मेदार पीडीएम गवर्नमेंट है। पीडीएम गवर्नमेंट ने जाते हुए बिजली के नर्ख 7 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिए, और ये उन्होंने जुलाई के आखिर में किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जुलाई के बिल्स में, क्योंकि जुलाई में ये उन्होंने किया, लेकिन उनको पता था कि जुलाई में जो बिल्स वापटा ने देने थे वो दे चुकी है, तो ये जो सारा बर्डन है ये अगस्त के बिल्स में आएगा और 12 अगस्त को उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और वो घर को चले जाएंगे। तो उन पे कोई जो है वो बर्डन नहीं होगा, कोई ब्लेम नहीं होगा, उनकी जो रेपुटेशन है वो टार्निश नहीं होगी और उनको कोई इलेक्टोरल नुकसान नहीं होगा। तो इसका ज़िम्मेदार पीडीएम गवर्नमेंट ही है, जिन्होंने 7 रुपये पर यूनिट बिजली का जो प्राइस है उसको हाइक किया। दूसरी बात यह है कि इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा वापडा है, वापडा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता। वापडा ने क्या किया हुआ है, इस वापडा का जो सर्कुलर डेट है, यानी जितनी बिजली की कीमत आवाम सर्फ कर चुकी है और जितना आवाम पे करती है, उसके अंदर जो अब तक का डेफिसिट है, जो गैप है, वो 4 ट्रिलियन का, उसको सर्कुलर डेट कहते हैं। और वो 4 ट्रिलियन रुपीस क्योंकि बढ़ गया है, तो इसको पूरा करने के लिए वापडा क्या करता है, जो घर 300 से ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करता है उस घर को पर यूनिट 3 रुपये इजाफी सर चार्जेस होते हैं। क्योंकि ये वापडा ने भी तो कुछ पूरा करना है ना, तो वो अपनी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपनी जो इनएफिशिएंट वर्किंग है उसको पूरा करने के लिए, उसका कंपनसेट करने के लिए वो आवाम पे बोझ लाद देते हैं। उसके बाद आवाम को सेल्स टैक्स देना पड़ते हैं 7.5%, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं 1.5%, पीटीवी का टैक्स है, हर एक घर को 40 रुपये आता है, कोई देखे या ना देखे। और इसके साथ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी आपकी बिजली के बिल जो है उसकी वो ज़्यादा आते हैं आपको, क्योंकि हाइक हो जाती है प्राइस की बिजली की जब भी ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर या नीचे जाती हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी तो पीडीएम गवर्नमेंट पे ही जाती है। दूसरी बात, क्या जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि बिजली के बिल अगर इन्फ्लेटेड है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एक इशू ही नहीं है। तो क्या ये दुरुस्त बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि हमने गवर्नमेंट इसलिए बनाई थी शुरू में कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर सकें। थॉमस होब्स कहते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो इंसान क्योंकि ग्रीडी होते हैं तो वो आपस में लड़ेंगे। जब इंसान आपस में लड़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में एवरीवन विल बी अगेंस्ट इन वॉर अगेंस्ट एवरीवन एल्स। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक गवर्नमेंट बनाएगी। वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इससे तब्दील होकर वेलफेयर स्टेट में चेंज हो गया। जॉन रॉल्स की फ़िलासफ़ी के बाद आज दुनिया का मानना है कि जो रियासत है उसका मेन काम ये है, उसका अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि अपने लोएस्ट स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है। इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो काकर साहब ने जो बयान दिया है कि ये जो बिल्स इन्फ्लेटेड बिल्स हैं और गरीब जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एक इशू ही नहीं गवर्नमेंट के लिए। मेरे ख्याल में ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो एक बिब्लोफाइल पर्सनालिटी हैं, उनको लाया इसलिए गया था क्योंकि वो बहुत रैशनल पर्सनालिटी उनको माना जाता है पावर के कॉरिडोर्स में। तो ये बयान मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जो था वो इररिस्पॉन्सिबल बयान था। तीसरा सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या ये सारे स्टेप्स जो अभी लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान में सस्टेनेबल ग्रोथ को गारंटी करेंगे? तो इसका जवाब हमें देते हैं स्टेफन कोहेन। स्टेफन कोहेन कहते हैं कि आपकी जो पॉलिटी जब तक ठीक नहीं होगी आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। यानी इफ़ यू डू नॉट गेट योर पॉलिटी राइट यू कैन नॉट गेट योर इकोनॉमी राइट। अगर आप अपनी पॉलिटी को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर
किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करना ज़रूरी है, उसको स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में जो कॉन्फिडेंस है वो इन्फ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मगर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जो पाकिस्तान में है, इससे आप जो मर्ज़ी कर लें, आप SIFC बना लें जो आपने बनाई है ताकि इन्वेस्टमेंट आए कंट्री के अंदर, तो इसका हाल भी वो होगा जो एक सिविलियन इन्वेस्टमेंट का एक सेटअप था पाकिस्तान में, काउंसिल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से प्रोबेबली, तो उसका क्या हाल हुआ, फेल होगी, वो इन्वेस्टमेंट लाने में फेल होगी। तो इसका SIFC का काम भी यही होगा कि ये भी फेल हो जाएगी। इसी तरह से बड़े बड़े फॉर्म्स बना के एग्रीकल्चर के पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जब टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया तरक्की करती है, एग्रीकल्चर वाला थोड़ा जो एक स्टेप है, ओके इट्स गुड फॉर फूड सिक्योरिटी बट इट्स एन आर्काइक स्टेप, आई मीन इट विल नॉट गारंटी इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्डली जो हमने स्टेप लिया वो ये है कि हम मादनियात को निकालेंगे और हम अपनी ग्रो करेंगे, ओके, बट वेयर इज़ द कंसेंसस। आपने बलूचिस्तान में कंसेंसस पैदा किया कि आप रिसोर्सेज निकालेंगे, डिस्पाइट दैट कि वहाँ पे ये एक नोशन है कि पंजाब जो है वो रिसोर्सेज निकाल के बलूचिस्तान के उसको क्या करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, और एक एथनिक टेंशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इन सारे स्टेप्स का उस वक्त तक ये गारंटी नहीं कर सकते ग्रोथ। ये कॉस्मेटिक स्टेप्स तो हो सकते हैं जो इंटरमिटेंट पीरियड के लिए आपको ग्रोथ दें, मगर ये एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा। क्या कोई भी कंट्री जिसमें दो पावर के पिलर्स हों, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स ग्रीडी होते हैं, वो अपनी पावर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और वो दूसरे को अपने अंडर लाना चाहते हैं, तो उनके दरमियान कभी ना कभी लड़ाई हो जाएगी। और ऐसा ही पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में दो पावर्स के पिलर हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा अनडेमोक्रेटिक। ये 2 साल तो इकट्ठे चलते हैं और 2 साल के बाद इनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी, एक दूसरे को वो ओवर पावर करना चाहते हैं। उस ओवर पावर में जब इक्वल पावर के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका आपस में झगड़ा होता है तो फिर इंस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, और जब गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं तो फिर इन्वेस्टर जो होता है वो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और आपका जो है वो ग्रोथ नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, क्या पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, क्या पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप होगी। जब आप इसको पक्का डिसाइड कर लेंगे ना कि आपके मुल्क के अंदर सिस्टम कौन सा होगा, तो फिर होगी स्टेबिलिटी, पॉलिसीज सर्टन होंगी इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान की जो इकनॉमी तरक्की करेगी। उससे पहले जब तक आप अपनी पॉलिटी को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका जो ये सारी की सारे स्टेप्स हैं ये कॉस्मेटिक हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। अब मैं इस बात को एडवोकेट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए, डिक्टेटरशिप लेके आनी चाहिए, डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, मगर आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड करें। फॉर इंस्टेंस चाइना को जब हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि हम कम्युनिस्ट पार्टी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी इंचार्ज होगी और वही पॉलिसीज़ बनाएगी। उन्होंने एक सर्टनटी लेके आए, उन्होंने एक पॉलिसीज़ बनाए, उनको इम्प्लीमेंट किया और 3-4 डेकेड्स के अंदर वो तरक्की कर गए और आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकनॉमी बन गए हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा। जब पॉलिटिकल सिस्टम में सर्टेनिटी होगी कि पावर यहाँ से फ्लो करती है, यहाँ से पॉलिसीज़ बनेगी, यहाँ से इम्प्लीमेंट होंगी, तो पाकिस्तान तभी इकनॉमी उसकी तरक्की करेगी। उससे पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकनॉमी का तरक्की करना बहुत मुश्किल है। ये कॉस्मेटिक स्टेप्स तो हो सकते हैं, ये गारंटी नहीं करेंगे ग्रोथ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।